अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू द स्टेट क्लास ऑफ फिजिक्स ओ लेवल्स। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड सीरीज ऑफ पास पेपर्स। मैंने प्रीवियसली कुछ ए लेवल्स के पास पेपर्स अपलोड किए। नाउ यू गाइज आर रिक्वेस्टिंग के वी नीड ओ लेवल पास पेपर। सो हेयर वी आर विद द लेटेस्ट पास पेपर विच इज मई जून 2024 पेपर 2-2। इसी साल का पेपर है। वी आर सिटिंग इन December 2024। सो लेट्स स्टार्ट द पेपर। So keep this thing in mind that for this paper you have a time of 1 hour 45 minutes, right? And the mark for this paper is 80 marks, right? So you have to know that the value of G in the previous syllabus was 10, and now for Earth the value of G will be considered as 9.8. अगर किसी क्वेश्चन में जी की वैल्यू मेंशन्ड नहीं है तो आपने वैल्यू 9.8 लेनी है। अदर कोई मेंशन्ड वैल्यू है तो आप वो कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 लिखी हुई है, या लेट्स सपोज फॉर द केस ऑफ मून दिस वैल्यू इज 1.6। ये 9.8 इज ओनली फॉर अर्थ, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट द पेपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। So let's do it. Question number 1 says that figure 1.1 shows two trolleys. On the front trolley A, there's a wooden rod. ठीक है। सो जो आपके लेफ्ट साइड पर ट्रॉली प्रेजेंट है उसके सामने एक वुडन रॉड लगी हुई है, राइट? ट्रॉली बी इज इनिशियली एट रेस्ट। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी कंसिडर करेंगे? इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, राइट? एज ट्रॉली ए मूव्स टूवर्ड्स द राइट, द रॉड एंटर्स द मॉडलिंग क्ले। अब आपको पता है कि मॉडलिंग क्ले के अंदर रॉड जो है वो इंसर्ट हो सकती है। ट्रॉली ए स्लोज डाउन एंड ट्रॉली बी स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। सो बेसिकली हुआ ये कि ट्रॉली ए ने अपनी कुछ एनर्जी जो है ट्रॉली बी को कन्वे कर दी है और ट्रॉली बी हैज आल्सो स्टार्टेड मूविंग, राइट? सो इनिशियली आपको ग्राफ से पता चल रहा है कि इनकी वेलोसिटीज एक की 0 है और दूसरी की वेलोसिटी जो है ट्रॉली ए की वेलोसिटी जो ग्राफ से आप रीड कर सकते हो, दिस वैल्यू इज समवेयर बिटवीन 0.6 एंड 0.8 एंड दिस वैल्यू इज 0.7, राइट? एंड आफ्टर दे कोलाइड जो इनकी वेलोसिटी है वो सेम हो गई है, ठीक है। एंड दैट वेलोसिटी इज दिस वेलोसिटी एंड दिस इज 0.4 मीटर्स पर सेकेंड, राइट? इसका मतलब ये है कि जब रॉड मॉडलिंग क्ले में जाकर फिक्स हो गई है, नाउ बोथ ऑफ दीज ट्रॉलीज आर मूविंग टुगेदर विद कॉमन वेलोसिटी ऑफ 0.4 meters per second, right? Okay, the trolley starts to collide at t is equal to 0.3. At t is equal to 0.5, the trolleys are moving at same speed. मैंने आपको बताया था they are moving at same speed of 0.4, जो कि आपको ग्राफ से भी exactly पता चल रहा है। State how figure 1.2 shows that during the collision, trolley B has a uniform acceleration. So trolley B की कोलिजन के टाइम पर वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही है एट t is equal to 0.3 and its velocity is increasing all the way up to 0.5 seconds, right? x एक्सिस पर आप स्पीड ले रहे हो, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, ग्राफ का ग्रेडियंट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, राइट? सो फ्रॉम दिस लाइन हाउ यू कैन टेल दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट? Because this speed-time graph is a straight line and its gradient is giving you the value of acceleration, straight line has constant gradient, right? तो आप लिखेंगे during the collision, speed-time graph is a straight line. Speed-time graph is a straight line. So constant gradient and hence acceleration, right? Okay, describe how the graph in figure 1.2 shows that magnitude, the size of acceleration of trolley B is greater than the magnitude of deceleration of trolley B. So one of the trolley is accelerating, trolley जो है B जिसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है that is accelerating, और trolley A is decelerating because it is slowing down, right? अच्छा,
अब मुझे आप ये बताएं कि कोलेजन किस टाइम से स्टार्ट हो रही है. कोलेजन इज स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम ऑफ 0.3 ऑल द वे अप टू 0.5. ठीक है. सो द चेंज इन स्पीड इज टेकिंग प्लेस बिटवीन दिस टाइम ऑफ 0.3 टू 0.5 एंड दिस इज ऑल्सो द टाइम ड्यूरिंग विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग. तो आप एक्सेलरेशन के लिए कौन सा टाइम कंसिडर करेंगे? दैट टाइम विल बी द डिफरेंस ऑफ 0.5 एंड 0.3 एंड दैट इज 0.2 सेकेंड्स. राइट. अच्छा, अब ट्रॉली बी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है एंड दैट इंक्रीज इज क्लियरली 0.4 माइनस 0 विच इज 0.4 एंड द ट्रॉली ए इसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रही है, 0.7 से रिड्यूस होकर 0.4 हो रही है एंड दिस चेंज इज 0.3. राइट. ओके, दिस इज 0.4, दिस इज 0.3. ओके, द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब टाइम जो है, टाइम ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये तो कांस्टेंट है. तो किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी? जिसकी चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी एंड दैट इज ट्रॉली बी. याद रहे कि ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट whether it is acceleration or deceleration. साइन की बात नहीं कर रहा, ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड. ठीक है. सो डेफिनेटली ट्रॉली बी की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर फॉर ट्रॉली बी. तो आप लोग लिखेंगे graph shows that change in trolley B, change in speed of trolley B is greater. ठीक है. और आप ये भी लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी. तो जिसकी चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगी डेफिनेटली द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर फॉर दैट ट्रॉली. राइट. नेक्स्ट पार्ट में देखिए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी व्हेन टी इज इक्वल टू 0.4. सो ट्रॉली बी का अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ देखें, वो नीचे वाला ग्राफ है. सो पॉइंट आउट द टाइम ऑफ 0.4. ये टाइम है, ही इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट दिस टाइम. सो आप ग्राफ के ग्रेडियंट से भी फाइंड आउट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला विच इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी. नाउ ऑलरेडी हमने टाइम ऑफ कोलिजन या टाइम ऑफ चेंज इन स्पीड जो है वो फाइंड आउट कर लिया है. दैट टाइम इज 0.2 सेकेंड्स. राइट. द फाइनल वेलोसिटी इज 0.4 एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 0. आप इन दोनों पॉइंट्स का, मैं ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स का ग्रेडियंट भी फाइंड आउट कर सकते हो. लेकिन लेट्स स्टिक विद द फॉर्मूला ऑफ acceleration which is v minus u divided by t. So write the formula that acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. Final velocity is 0.4, initial velocity is 0 and the time is 0.2. Work out for the value of acceleration. This is coming out to be 2 meters per second square. So the magnitude of acceleration is 2 meters per second square. Part B देखिए. The mass of trolley A is 0.8 and the mass of trolley B is 0.6 kg. Show that momentum is conserved during the collision. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आप कुछ डाटा लिख लें. यहाँ पर आप ट्रॉली A का डाटा लिख लें और यहाँ पर आप ट्रॉली B का डाटा लिख लें. राइट. अब ट्रॉली A is moving initially with what speed? Its initial speed is 0.7 and ट्रॉली B की जो initial speed है that is 0. एंड दे हैव अ कॉमन स्पीड ऑफ 0.4. ठीक है. सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ट्रॉली ए की इनिशियल स्पीड, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यू ए, वो है 0.7 और फाइनल वेलोसिटी जो है दे हैव अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ 0.4. ट्रॉली बी इज इनिशियली एट रेस्ट, तो इसकी इनिशियल स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल यू, इसकी इनिशियल स्पीड होगी 0 और फाइनल स्पीड है 0.4. राइट. शो दैट मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द कोलिजन. ओके, लेट्स फाइंड आउट इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल वेलोसिटी. तो आप लिखे इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. इनिशियल मोमेंटम,
ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी. ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. मास ऑफ ट्रॉली ए इज 0.8, initial velocity is 0.7 plus 0.6 multiplied by initial velocity of trolley B is 0 because it is at rest, right? Solve for the value of initial momentum, which is 0.8 multiplied by 0.7. This value is 0.56 Newton seconds. 0.56 Newton seconds. और आप इसका डिफरेंट यूनिट भी लिख सकते हो, which is kg मीटर पर सेकेंड. दोनों में से कोई एक यूनिट लिख दें मोमेंटम के, दोनों यूनिट्स करेक्ट कंसिडर होते हैं. लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंटम. सो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, राइट? एंड वी नो दैट आफ्टर कोलिजन दे आर मूविंग टुगेदर विद कॉमन वेलोसिटी ऑफ 0.4. तो आप वेलोसिटी को कॉमन ले लो, यू विल बी लेफ्ट विद एम ए प्लस एम बी, राइट? फाइनल वेलोसिटी 0.4 और masses are 0.8 plus 0.6. ठीक है, यहां से भी मोमेंटम फाइंड आउट करें. 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 0.6, योर आंसर इज 0.56 न्यूटन सेकेंड्स. ठीक है, इतना करना इनफ है बिकॉज आपने मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलग से फाइंड आउट कर दिया और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी अलग से फाइंड आउट कर लिया. ओके, in other collision between the same trolleys, the rod and the modeling clay are not present. So basically क्या role play कर रही थी rod और modeling clay? They were basically providing a cushion between the collision जिसकी वजह से impact force कम थी because the time of slowing down was greater. The trolley A hits trolley B with the same initial speed. अब दोबारा से same speed से hit कर रहे हैं but they don't have that clay between them, right? Explain why the force between the trolleys is larger in this collision. तो आपने बताना है जनाब impact force ज़्यादा होगी और उसको आप किस फॉर्मूला से शो करेंगे? फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, राइट? तो आपने इसको फॉर्मूला से जस्टिफाई करना है. ठीक है, तो आप लिखेंगे विदाउट रॉड एंड मॉडलिंग क्ले, विदाउट rod and modeling clay, the time of collision, the time of change in momentum will reduce. ठीक है, force is equal to change in momentum divided by time. तो आप लिखेंगे as force is inversely proportional to time of collision, is inversely proportional to the time of collision, the impact force will increase. The impact force will increase, right? Okay, let's move on to the next part, which is question number 2. ठीक है, इसी पेज से आपने चलते रहना है, फॉर्मूलाज आते होंगे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आपको पास करने का मज़ा भी आएगा. कोशिश करें बिफोर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन विद मी, एक बारी खुद से ट्राई करें और फिर वीडियो को देखें. सो इन क्वेश्चन नंबर 2, Figure 2.1 shows a small swimming pool containing water, right? The depth of water in the pool is 0.8 meter and the density of water is 1000 kg per meter cube. Show that the mass of water inside the pool is approximately, right? He's using the word approximately 6700 kg, right? So there's an additional data जो कि आपके diagram पर labeled नहीं है. He has given you the height or the depth of water inside the water, which is 0.8 meters. ठीक है, so to find out the mass of water, you will use the formula mass is equal to density multiplied by volume.
ठीक है. सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000. वॉल्यूम के लिए आप, बिकॉज इट्स अ क्यूबॉइड, ठीक है, तो आप तीनों डायमेंशंस को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, विच इज 2.1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.8, राइट. पुट योर वैल्यूज इन द कैलकुलेटर. 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.1 multiply by 4 multiply by 0.8, this value is 6720 kg. But he has used the word of approximation, तो आप इसको further लिख सकते हैं कि this is approximately 67,000 kg and your answer is in how many significant figure? बच्चों एक significant figure 6 है और एक significant figure ये 7 है, so the total number of significant figures are 2. तो ये आपके फाइनल आंसर जो है ये 2 significant figure में दिया है, because he is demanding this answer. So that's why you have to convert your answer in 2 significant figure. Have a look at next part. He is asking to define pressure. So pressure is force acting per unit perpendicular, force acting per unit perpendicular एरिया, ठीक है. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज दिस इज द एरिया ऑफ कैलकुलेटर. फोर्स जो है इस एरिया के साथ कौन सा एंगल फॉर्म करेगी? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी. सो यू हैव टू राइट दिस वर्ड परपेंडिकुलर, ठीक है. कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द पूल. अच्छा बच्चों, अगर आपने यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो आप प्रेशर के दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो. वन फॉर्मूला इज रो जी एच एंड द अदर फॉर्मूला इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. तो मैं दोनों फॉर्मूला से कर देता हूं. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. फोर्स इस केस में उसी वाटर का वेट है डिवाइडेड बाय एरिया, एंड वेट इज इक्वल टू mg, राइट. mass of water is 6720 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये आपके पास वेट आ जाएगा, और एरिया इज, जो दो डायमेंशंस बेस की हैं वो है 2.1 एंड 4. यहां से प्रेशर फाइंड आउट करते हैं. प्रेशर इज इक्वल टू 6720 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट. आंसर इज 7840. और अब यही वाला कॉन्सेप्ट आप हाइड्रोस्टैटिक फॉर्मूला से भी करें. प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, वे रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विच इज 1000, जी इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. अब यहाँ पर वैल्यू आपने 9.8 कंसिडर करनी है बिकॉज पेपर में लिखा हुआ है स्टार्ट में. मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ वाटर, एंड द डेप्थ ऑफ वाटर इज 0.8. सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, आपके पास आंसर आ रहा है सेम, एग्जैक्टली सेम आंसर विच इज 7840 पास्कल्स. सो यूनिट्स आर ऑलरेडी रिटन. अगर यूनिट्स ना हो तो आपने ज़रूर लिखने हैं बिकॉज देयर यूनिट का भी एक मार्क होगा. Okay, the water in the pool is initially at temperature of 10 degrees Celsius. Temperature rises when 5.1 times 10 raised to power 8 joules of energy is transferred to the water. Right? Specific heat capacity of water is 4200 joules per kg per degree Celsius. Calculate the final temperature of water. So let's find out the final temperature. आप यहाँ पर final temperature find out करने से पहले find out the rise in temperature. For that you will use the formula of specific heat capacity. Energy supplied is equal to mc delta theta, right. कितनी एनर्जी सप्लाई की है? 5.1 into 10 raised to power 8 is equal to mass of water. mass of water तो हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट किया हुआ है. mass of water is 6720, ठीक है. अनराउंडेड वैल्यू यूज कर रहा हूं, 6720. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4200 जूल्स, और यहां से आप पहले राइज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करें, ठीक है. 5.1 into 10 raised to power 8 divided by 6720 multiplied by 4200, ठीक है. This value is approximately 18.1 degree Celsius. So
फाइनल आंसर में आपने क्या बताना है, फाइनल टेम्परेचर. ही इज नॉट आस्किंग अबाउट द राइज इन टेम्परेचर. तो आप लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर विच वॉज 10 प्लस राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, 18.1 का राइज आया है. आंसर इज 28.1 डिग्री सेल्सियस. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हाउ एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. अच्छा, अब प्रेशर वाले क्वेश्चन से एकदम से वो शिफ्ट हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, और अब दोबारा से वो शिफ्ट हो गया एक और डिफरेंट टॉपिक पे विच इज एवेपोरेशन. ठीक है, सो वो बता रहे हैं कि हाउ एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट. तो जब भी आपने देखा होगा स्वेटिंग हो या आपके हाथ पे पानी लग जाए, जब पानी एवेपोरेट होता है तो आप यू फील स्लाइटली कोल्ड. उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी बॉडी से अब हीट अब्जॉर्ब करके ही वो वाटर जो है एस्केप कर रहा है, एवेपोरेट हो रहा है. सो जो बाकी पीछे रह जाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होती है. तो आप लिखेंगे एज एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स एस्केप द सर्फेस ऑफ लिक्विड, as energetic molecules escape the surface of fluid, the molecules left behind have lesser average kinetic energy, lesser average kinetic energy, and hence lower temperature, इसी वजह से जब आप स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं यू फील अ बिट कोल्ड बिकॉज एक तो आपकी बॉडी से ही हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, यू आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दोज मॉलिक्यूल्स. और दूसरी रीज़न ये है कि जो लेफ्ट बिहाइंड मॉलिक्यूल्स है दे हैव कंपैरेटिवली लेसर काइनेटिक एनर्जी. याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये आप एडवांस क्लासेस में जाके पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखें. Changes to factors in environment of the swimming pool can cause an increase or decrease in the amount of evaporation. यहाँ वैसे इसको चाहिए था, लिखना चाहिए था rate of evaporation. खैर, from the surface of the water. State 2 changes to the environmental factors that increase the amount of evaporation from the surface of water. अच्छा, अब यहाँ पर एक और देखिए, ये ओ लेवल्स में ईजियर कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं जो कि आपके लिए भी अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली आसान है. तो आपने इसको आंसर भी इजी वे में करना है. कोई इतना टेंशन नहीं है कि आपने बिल्कुल टिपिकल वर्ड यूज करने हैं लाइक रेट ऑफ इवेपोरेशन. ठीक है, तो इवेपोरेशन को किस तरह से आप इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, एक तो ऐसा हो सकता है कि सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोजर हो वाटर का तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा. ठीक है, सो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, या लेस ह्यूमिड कंडीशंस में या विंडी कंडीशंस में. ठीक है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट फैक्टर है हायर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स या विंड या विंडी कंडीशंस. ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जब मेड या घर पे सफाई हो रही होती है वो फ़ैन ऑन कर देती है और सर्दी और लगना शुरू हो जाती है. आपकी अम्मा कहती है ये सिर्फ फ्लोर ड्राई हो जाए तो फ़ैन ऑफ कर देगी, बिकॉज विंडी कंडीशंस में फ़ैन के विंड से फ्लोर जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाता है. राइट, सो हेयर यू स्कोर दीज इजी 11 मार्क्स. ठीक है, कोई पार्ट डिफिकल्ट आएगा तो मैं आपको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. अभी तक तो पेपर बड़ा सिंपल जा रहा है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3. राइट, फिगर 3.1 shows a solar power charger connected to a cell phone that is mobile phone. ठीक है, अच्छा बच्चों, ये सोलर पावर चार्जर या इस तरह की चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं. जनरली जो लोग
रिमोट एरियाज में जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग के लिए गए हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इस तरह के गैजेट्स वो अपने साथ ले जाती। ठीक है, द बैटरी इनसाइड द सोलर फोन इज चार्ज बाय द सोलर पावर्ड चार्जर। ठीक है, अच्छा ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? सोलर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। फिगर 3.2 shows the useful transfer of energy from sun to the battery। ठीक है, अच्छा अब आपने फिगर इसको कंप्लीट करना है, तो यहां पर लिखा हुआ है ब्लैंक एनर्जी इन द सन। अब सन में कौन सी एनर्जी है, या सन में किस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो कि अर्थ पर भी ट्रांसमिट हो रही है? दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ fusion reaction। A nuclear fusion reaction occurs in which hydrogens fuse together, the nuclei of hydrogen fuse together to form a helium nucleus along with energy। और वही एनर्जी होती है जो अर्थ के ऊपर भी रीच कर रही होती है। सो द सन में जो एनर्जी है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, तो आप लिखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी इन द सन, राइट। ठीक है, लाइट फ्रॉम द सन, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्जर प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हुआ है और बैटरी चार्ज हो गई है। ब्लैंक एनर्जी इन द बैटरी। एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी, हमेशा याद रखना हमारी बॉडी में भी उसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, बैटरी में भी उसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, राइट। एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी टेक्स a long time to charge on a cloudy day। क्लाउडी डे में इनपुट एनर्जी कम है भाई, सनलाइट कम होगी। ठीक है, सोलर पैनल्स, सर सोलर पैनल्स जो है कब अच्छे वर्क करेंगे, फुल सनलाइट में या क्लाउडी डे में? फुल सनलाइट में, बिकॉज सनलाइट होगी तो इनपुट एनर्जी भी ज्यादा होगी। सो एक्सप्लेन व्हाई द बैटरीज टेक अ लॉन्गर टाइम टू चार्ज ऑन क्लाउडी डे, तो आपने लिखना है on cloudy day, on cloudy day there is lesser sunlight, there is lesser sunlight which is input energy source, input energy source, right? Okay, पार्ट बी देखिए, आफ्टर यूज द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेल फोन इज वार्म। ठीक है, थोड़ी हीट अप हो जाती है ड्यूरिंग चार्जिंग। व्हेन ड्यूरिंग यूज, व्हेन स्विच ऑफ द सेल कंटेन्स, द सेल फोन कूल्स डाउन। ठीक है, नेम एंड डिस्क्राइब द थ्री प्रोसेसेस बाय विच थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज द सेल फोन कूल्स डाउन। तो बच्चों, थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी ट्रांसफर करने के तीन ही मेथड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन फॉर सॉलिड्स, कन्वेक्शन फॉर फ्लूइड्स एंड रेडिएशंस इन वैक्यूम इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो वो कूल कैसे हो रहा है? द फर्स्ट प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तो आपने लिखना है हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट इज transferred from cell phone to the air in contact by conduction। ठीक है, the second process is convection। ठीक है, आपने लिखना है सराउंडिंग एयर गेन्स हीट एंड बिकम लेस डेंस एंड दैट एयर विल एंड एयर राइजेस फॉर्मिंग कन्वेक्शनल करंट्स। अब आप ये भी देखें कि मैं अपनी स्टेटमेंट्स को किस तरह से कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, किस तरह से फ्रेज कर रहा हूँ, ताकि आपका आंसर गिवन लाइंस में पूरा आ जाए। अदरवाइज आप ये नीचे वाली स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर्मिंग कन्वेक्शनल करंट्स, राइट। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है,
आप लिखेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस आर एमिटेड, इंफ्रारेड वेव्स भी लिख सकते हो, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी लिख सकते हो। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम सेल फोन to the surroundings, to the surroundings। ठीक है बच्चों? So there's another part. It takes 4.5 hours to charge a battery in average current of with an average current of 300 milliamperes. Calculate the quantity of charge that enters the battery। ठीक है? Give your unit as well। तो बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मुझे याद आ गई इस चीज़ को देखते हुए कि जो यहाँ पर टाइम है वो आवर्स में गिवन है और आपके पास जो एवरेज करंट है वो मिली एम्पेयर में गिवन है। तो आपने अक्सर मोबाइल के रिव्यूज़ देखे होंगे, उसमें आपने कहा होगा या देखा होगा कि आपके जो मोबाइल फ़ोन की या सेल फ़ोन की कैपेसिटी है, बैटरी की कैपेसिटी, वो है लेट्स अज्यूम 5000 mAh। ठीक है? तो मैं इसको इस तरह से रिलेट कर पा रहा हूँ कि मिली एम्पेयर आवर्स। ठीक है? मिली एम्पेयर आवर्स का क्या मतलब है जनाब? मिली एम्पेयर इज यूनिट ऑफ करंट एंड आर इज यूनिट ऑफ टाइम। सो करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू चार्ज। तो याद रखना, आप बिल्कुल इग्नोरेंट ना हो जाया करें टेक्नोलॉजी के मामले में। जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिलेट किया करें, जो चीज़ आपके सामने नॉलेज आ रही है, जो नॉलेज है उसको पढ़ा करें वो किस चीज़ में ट्रांसलेट हो रहा है। सो ये चार्ज का यूनिट होता है। ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर चार्ज फाइंड आउट करेंगे SI यूनिट्स में, जो कि कॉलम्स है। सो द फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज Q इक्वल्स IT। करंट इज इन मिली एम्पेयर्स, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन एम्पेयर्स। तो आप लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाय 1000 और जो टाइम है दैट इज 4.5 आवर्स, इसको आप कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। ठीक है? सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर। 300 डिवाइडेड बाय 1000 multiply by 4.5 multiply by 3600। Your answer is 4860 columns। 4860 columns। Right? So here you score 9 marks। इतना मुश्किल सवाल नहीं था वैसे। ठीक है? लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको मैं शेयर करना चाहूँगा अबाउट दिस पेपर कि वो एक एक सवाल में डिफरेंट टॉपिक्स को टच किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में उसने कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी पूछी। ठीक है? एफिशिएंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर भी तीनों पूछ लिए, और लास्ट क्वेश्चन जो था वो उसने इलेक्ट्रिक करंट से पूछ लिया, दैट वाज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। तो हर टॉपिक को, मल्टीपल टॉपिक को एक क्वेश्चन में, जनरली ऐसा होता था कि प्रेशर का क्वेश्चन हो थ्रू आउट प्रेशर का ही क्वेश्चन है। ठीक है? लेकिन अब सेक्शन ए और सेक्शन बी वाला स्प्लिट नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन में वो डिफरेंट टॉपिक्स आपसे पूछी जा रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या सिचुएशन है। एंड दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी ए क्वेश्चन ऑफ लाइट, और उसमें एक सर्टन पार्ट है, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में पास होती है, इट रिफ्रैक्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4A, फिगर 4.1 shows light passing through triangular glass prism। ठीक है? अच्छा, लाइट कहाँ से आ रही है? ये एरो की डायरेक्शन बताएगी कि लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ को जा रही है। राइट? सो जब आप भी रे ड्रॉ करेंगे तो हर लाइट रे के ऊपर एरो जरूर ड्रॉ किया करें। ठीक है? और उसके मार्क्स भी होते हैं। स्टेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट P। सो बच्चों, फर्स्टली व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? फर्स्ट मटेरियल इज एयर and the second material is glass. So basically light is entering from rare medium towards the denser medium. अच्छा, ये point of incidence के साथ surface के perpendicular line एक draw कर रहा हूँ just to show you and tell you that this line is called, बताइए इस line को क्या कहते हैं? आप बताएं। अगर आप normal हैं तो आप बताएं। ठीक है? This line is called normal। ठीक है? It always makes an angle of 90 degree with the
सरफेस। सो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल। और याद रखना, जब भी लाइन अलोंग द नॉर्मल आएगी, एक तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, और जब वो दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर होगी तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। राइट, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्रीज, और यूनिट लिखा हुआ है, जरा गौर से देखें, ये यूनिट लिखा हुआ है डिग्रीज। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज डिग्रीज। ओके, लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ड्रॉ द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट आर। अब जरा पॉइंट आर पे आ जाएं, दिस इज पॉइंट आर। सो पॉइंट आर के ऊपर आपने नॉर्मल ड्रॉ करनी है। दिस लाइन विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ऊपर वाली लाइन जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ की थी, आपने वहां पर नॉर्मल ड्रॉ नहीं करनी। बेसिकली उसने कहा है कि आप पॉइंट आर पे नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ऊपर वाली नॉर्मल लाइन को मैं इरेज करने लगा हूं, और यहाँ पे नॉर्मल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। सो दिस इज नॉर्मल, राइट, एंड ही इज आस्किंग यू टू लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों, डेंस मीडियम के अंदर दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज डिफ्रैक्टेड रे, angle of incidence is measured with respect to the incident ray and the normal. So this is angle theta, which is angle of incidence, right? So उसने कहा है लेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर मैं पूरा तो नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ पर साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट आई इज एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे मजे की बात है, एक वीडियो में बना दिसंबर में रहा हूं, आपने देखनी एग्जाम से एक दिन पहले ही। ये बात पक्की है कि आप जो है ना टाइम पे नहीं देखते, आप एंड टाइम पे देखते हैं। स्टेट टू कंडीशंस, वो पार्ट स्किप तो नहीं कर दिया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेवल कर दिया है, ठीक है। स्टेट टू कंडीशंस नीडेड सो दैट नो लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम द ग्लास इनटू द एयर एट पॉइंट क्यू, ठीक है। और आप वैसे भी देख सकते हो कि पॉइंट क्यू के ऊपर कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, रादर ऑल द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द ग्लास, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शाबाश, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो बेसिकली ही इज आस्किंग यू द टू कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप लिखेंगे द लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम, the light must travel from dense medium to rare medium, dense medium to the rare medium, ठीक है। अच्छा, डेंस मीडियम की याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, तो आप ये भी लिख सकते हो फ्रॉम the medium of greater refractive index to the medium of low refractive index, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, मुझे भूल गई है। दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, राइट। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी greater than critical angle, right? Okay. अच्छा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिक फाइबर में भी यूज होती है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन ओवर लाइट। इंफॉर्मेशन इज सेंट, इनफैक्ट ये पार्ट जो है ऑप्टिक फाइबर से ही रिलेटेड है। Information is sent across internet using pulses of visible light through a long, thin glass fibers and electrical signals through copper wires, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो इंटरनेट की केबल होती है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आकर फिट इन होती है, RJ45 है उसका प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, सिंपली वायर का या पोर्ट का नाम होता है, ठीक है। सो उसके अंदर ऑप्टिक फाइबर नहीं होती, उसके अंदर कॉपर वायर होती। एक ऑप्शन तो आपके पास वो है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली फाइबर यूज करें, जैसा कि आजकल स्ट्रॉन्ग फाइबर है और बेशुमार इंटरनेट की कंपनी है जो कि फाइबर टू होम प्रोवाइड कर दी है।
द फाइबर कम्स इन डायरेक्टली टिल योर राउटर इन द होम. ठीक है. सो वो कह रहा है स्टेट द नेम ऑफ वन अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू लॉन्ग थिन ग्लास फाइबर्स. ये लॉन्ग थिन ग्लास फाइबर्स कौन से फाइबर्स हैं बच्चों? ऑप्टिक फाइबर. तो एक लाइट तो उसने खुद बता दिया, विजिबल लाइट यूज होती है इसके अंदर. अदर देन विजिबल लाइट देयर इज इंफ्रारेड रेडिएशंस व्हिच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट ओवर द ऑप्टिक फाइबर. तो आप लिखेंगे इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड वेव्स. Suggest two advantages of using glass fibers rather than copper wires to transmit information from the internet. So बच्चों होता ये है कि इंटरनेट के ऊपर बच्चों बेसिकली ये मेरी फील्ड है. आई हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट इन टेलीकम्युनिकेशंस. ठीक है. तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब आप ओवर द फाइबर कम्युनिकेट करते हो तो आपको ग्रेटर स्पीड एंड ग्रेटर डाटा रेट्स मिलते हैं, जिसको आप ग्रेटर बैंडविड्थ कहते हो. आप डिस्टॉर्शन से बच जाते हो. कॉपर के अंदर इम्प्योरिटी होती है विच कॉजेज डिस्टॉर्शन. आपकी इंफॉर्मेशन को कोई इंट्रूडर जो है वो उसको लीक नहीं कर सकता. ठीक है. फर्दर आप डाटा को कोड कर सकते हो विच इज कॉल्ड एन्क्रिप्शन. तो आप लिखेंगे ग्रेटर स्पीड, ठीक है, ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. आप इसको ग्रेटर बैंडविड्थ भी लिख सकते हो. ग्रेटर बैंडविड्थ. ठीक है. अच्छा. इंफॉर्मेशन कैन बी encrypted. इंफॉर्मेशन कैन बी encrypted. बच्चों इंफॉर्मेशन कैन बी encrypted का मतलब है कि आप ग्रेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो. ग्रेटर सिक्योरिटी. ठीक है. ग्रेटर सिक्योरिटी का मतलब जनाब ये है कि आप इंफॉर्मेशन को कोड करके ट्रांसमिट कर रहे हो. ठीक है. आप ये जो है कंप्यूटर साइंस में आप बेहतर तरीके से इंक्रिप्शन को पढ़ सकते हो कि आपके डाटा पूरी की पूरी इनकोड होकर उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए. तो उसको डी कोड करने के लिए की चाहिए होती है जो कि सिर्फ एंड यूज़र के पास होती है. तो इसमें एक इट्स अ ह्यूज फील्ड इटसेल्फ. सो बेसिकली द इंफॉर्मेशन बिकम्स मोर सिक्योर. राइट. This is it for this question. Let's move to the next question. Okay, you have next question in front of you. An initially uncharged rubber balloon is rubbed with a woolen cloth as shown in figure 5.1. Rubbing the balloon causes a balloon to have a negative charge. ठीक है. आपने अक्सर देखा होगा कि बैलून को रब करो और बालों के पास लेके आ जाओ तो आपके स्पाइक्स बन जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं. होता ये है कि आपके बालों पे और बैलून पे ऑपोजिट चार्ज आ जाता है और उस ऑपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होती है. इसकी वजह से आपके बाल खड़े हो जाते हैं. सो याद रखना, जब भी आप फ्रिक्शन से चार्जिंग करते हो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. जिस से ट्रांसफर हो रहे हैं दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर ट्रांसफर हो रहे हैं दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज बिकॉज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो यहां पर फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं. तो यहां पर लिखा हुआ है वुलन क्लॉथ लूजेस ब्लैंक एंड नाउ हैज अ ब्लैंक चार्ज. तो बच्चों अगर आप इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हो तो आपके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाओगे ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो लिखें वुलन क्लॉथ लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नाउ हैज अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. बैलून गेन्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो बेसिकली हुआ क्या, क्लॉथ से बैलून के ऊपर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है. ठीक है. तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बैलून के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया. ऑन फिगर 5.1 कंप्लीट द लेबल्स ऑन द डायग्राम हमने कंप्लीट कर दिए हैं. एक्सप्लेन व्हाई द बैलून स्टेज नेगेटिवली चार्ज फॉर लॉन्ग टाइम. तो इसकी रीजन ये है कि इसके ऊपर जो एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज है वो फ्लो नहीं कर पा रहा. व्हाई? बिकॉज बैलून इज मेड अप ऑफ रबर एंड रबर इज एन इंसुलेटर. तो आप लिखेंगे
balloon is made of rubber and rubber is an insulator. Rubber is an insulator. याद रखना, तो अगर एक्सेसिव चार्ज एयर पर क्यों नहीं जा रहा, एयर में क्यों नहीं जा रहा, आयनाइजेशन क्यों नहीं हो रही, बिकॉज सराउंडिंग एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर. एयर इज ऑल्सो एन insulator and charge cannot flow through an insulator. Okay, next part देखें. Rubbing the balloon causes temperature of the air inside it to rise. Definitely rubbing से क्या होगी, friction होगी, और फ्रिक्शन से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी बेसिकली उससे इसका टेम्परेचर राइज होगा. एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर व्हाई द वॉल्यूम ऑफ बैलून इंक्रीजेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेस. तो बच्चों जब टेम्परेचर राइज होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, एंड दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ बैलून विद ग्रेटर फोर्स या मोर फ्रीक्वेंटली, जिसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा. और डेफिनेटली जब इंटरनल प्रेशर ऑफ बैलून इंक्रीज होगा तो उसको एक्सपैंड कर देगा, उसकी वॉल्यूम को भी ज़्यादा कर देगा. तो आपने इसी को फ्रेज करना है. आपने लिखना है एयर मॉलिक्यूल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी and will move with greater average speed. स्पीड क्या होगी, स्पीड हो गई ज़्यादा. ठीक है, तो बच्चों जब स्पीड ज़्यादा होगी तो लिखना है आपने एयर मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड. Air molecules या air particles will collide with the walls of balloon more frequently. ठीक है, रिजल्टिंग इन ग्रेटर प्रेशर. ये लिखने वाले क्वेश्चन में बड़ी जान जाती है. रिजल्टिंग इन ग्रेटर प्रेशर. डेफिनेटली जब इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी. तो आप लिखेंगे द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस with the increase in pressure, of the air inside the balloon. Right? So bachcho, here you score 7 more marks. Let's straight away move on to the next question. Our next question is related to electricity. You can see a battery, you can see a fixed resistor and LDR, light dependent resistor in series. और बच्चों ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 2 रेजिस्टर सीरीज में होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का आसान तरीन क्वेश्चन होता है. देखिए जब भी सीरीज होगी तो करंट कहीं पर स्प्लिट नहीं होगा. सबसे पहली बात ये है कि सीरीज में करंट जो है ये कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, और एलडीआर की बात भी याद रखना कि जब भी एलडीआर के ऊपर लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे ना, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जब इसके ऊपर इंक्रीज करोगे तो इसकी रेजिस्टेंस बेसिकली ड्रॉप हो जाती. ठीक है, तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ जो है वो चेंज होती है. अगर आप स्लेट पे आते हैं, अपने इधर आते हैं तो मैं आपको करके दिखा दूंगा. वी हैव अ लैब. अदरवाइज आप स्कूल में जाइए, आस्क देम टू गिव यू ओम मीटर एंड एलडीआर. ठीक है, आप एलडीआर के साथ ओम मीटर को कनेक्ट कर दे,
जब LDR के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगी. ठीक है. ओके, देयर इज अ लैम्प नियर द सर्किट. Light from the lamp is incident on LDR when the lamp is switched on. Figure 6.2 shows current voltage graph of LDR with the lamp switched on, ठीक है, and with the lamp switched off. अब याद रखना, जब भी लैम्प स्विच ऑन है, जनरल बात ये है लैम्प स्विच ऑन के साथ इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो लेस होगी और लैम्प स्विच ऑफ के साथ इसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो मोर होगी. ये तो मैंने जनरल लिख दिया अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट आई नो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो डिमांड होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा. सो द फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन ओम्स लॉ. जी बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, voltage across a conductor is directly proportional to the current in it, given that the temperature is constant. The temperature is constant. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ लाइंस इन फिगर 6.2 shows that Ohm's law applies to LDR. तो बच्चों, Ohm's law तब अप्लाई होता है जब भी वोल्टेज करंट ग्राफ या करंट वोल्टेज ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो और वो ओरिजिन से पास हो रही हो. तो यहाँ पर आपके पास करंट वोल्टेज ग्राफ है बिकॉज द क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस इज करंट. जो भी क्वांटिटी अलोंग वाई एक्सिस होती है उसको आप पहले लिखते हो, इस वजह से आप लिखते हो करंट वोल्टेज ग्राफ. ठीक है. तो आपने लिखना है जनाब, करंट वोल्टेज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. करंट वोल्टेज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन passing through origin. Right? Use values from figure 6.2 to explain the effect of light on the resistance of LDR. ठीक है जी बच्चों, सबसे पहले हम वोल्टेज की एक कॉमन वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं. ये एक वोल्टेज की कॉमन वैल्यू है. इस वोल्टेज के ऊपर आपके पास एक केस में जो करंट है वो है 0.06, ये आ गया 0.06, और जब स्विच ऑन है उस वक्त जो करंट है वो है 0.10. ठीक है. एक बात तो आप डायरेक्टली ये बता सकते हो कि जब लैम्प स्विच ऑन है उस वक्त ग्रेटर करंट पास कर रहे, विच कैन बी सीन फ्रॉम वाई एक्सिस. तो ग्रेटर करंट का मतलब है इट हैज़ लेसर रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब है लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होगी. एक तरीका ये है कि आप वोल्टेज से एक्सप्लेन करो. तो आप यहाँ पर आपके पास वोल्टेज है 8 वोल्ट्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब स्विच ऑफ है तो करंट है 0.06 और जब स्विच ऑन है तो करंट है 0.10. तो आप लिखेंगे जब स्विच ऑफ है उस वक्त जो, अगर आप इक्वेशन अप्लाई करो V इक्वल्स IR, वोल्टेज आपके पास 8 वोल्ट्स, करंट इज 0.06 एंड रेजिस्टेंस इज R. आप यहां से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें. 8 डिवाइडेड बाय 0.06, 8 डिवाइडेड बाय 0.06, आंसर इज 133 ओम्स. और जब स्विच ऑन है उस वक्त V इक्वल्स IR अप्लाई करें. So voltage is once again 8, current is increased to 0.10 and resistance is R. आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करें. इस वक्त रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 80 ohms. ठीक है. सो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ LDR. स्विच ऑन किया तो लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हुई और रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गई. सो यू विल राइट द रेजिस्टेंस ऑफ LDR decreases with
exposure of light. Resistance of LDR decreases with the exposure of light. With the exposure of light. ठीक है. With the lamp switch on, the current in LDR is 0.05. Determine the current in a fixed resistor. अच्छा बच्चों, जो LDR में करंट है वो सेम करंट ही फ्लो करेगा रेजिस्टर के थ्रू. आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इन सीरीज द करंट इज कांस्टेंट. पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होगा, राइट. सो LDR के अंदर कितना करंट होगा? करंट विल बी 0.05 ampere. This will be constant. So in the next part, calculate the EMF of the cell. Calculate the EMF of the cell. अच्छा बच्चों, 0.05 एम्पेयर पे जब स्विच ऑन है उस वक्त LDR की रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगी? फॉर दैट यू हैव टू लुक ऑन द ग्राफ. ठीक है, जब स्विच ऑन है वो ऊपर वाला ग्राफ है और करंट 0.05 है. ठीक है, उस वाले पॉइंट पर आपको वोल्टेज कैसे पता चलेगी? देखिए 0.05 पे ऊपर वाले ग्राफ पे जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज आ रही है 4 वोल्ट्स. दैट वोल्टेज इज 4 वोल्ट्स. ठीक है, सो LDR के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 4 वोल्ट्स. डू यू नो द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टेंस? फिक्स्ड रेजिस्टेंस इज 240 ohms. ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास करंट है और आपके पास 240 ओम इसकी रेजिस्टेंस है. आपके पास वोल्टेज ऑफ LDR आ गई है 4 वोल्ट्स. वोल्टेज अक्रॉस LDR इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स. ठीक है, अब आपने बात करनी है बच्चों फिक्स्ड रेजिस्टर की. फिक्स्ड रेजिस्टर के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है? सेम करंट फ्लो कर रहा है विच इज 0.05 एम्पेयर्स और उसकी रेजिस्टेंस कितनी गिवन है? 240 ohms है. एक बार दोबारा से देखें, द रेजिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड रेजिस्टर इज 240 ohms. अब इसकी वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लो और सीरीज में वोल्टेज ऐड होती है तो फिक्स्ड रेजिस्टर की और LDR की वोल्टेज को ऐड करके अपना फाइनल आंसर दे दीजिएगा. सो लेट्स फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस फिक्स्ड रेजिस्टर विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला V इक्वल्स IR. ठीक है, करंट इज 0.05 and its resistance is 240. ठीक है, so 0.05 multiplied by 240, this value of voltage is 12 volts. ठीक है, तो एक कंपोनेंट जो कि LDR है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 4 वोल्ट्स का है. ठीक है, और फिक्स के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज 12 वोल्ट्स. ठीक है, सो EMF ऑफ द बैटरी इज 4 plus 12 which is equal to 16 volts. Right? आसान क्वेश्चन था. Let's move on to the next question. So the question is, a plotting compass contain a needle. The needle is small magnet that can rotate about its center. तो बच्चों एक कंपस नीडल, अब तो मोबाइल में ऐप आ जाती है कंपस की. So basically it's a small magnet जो कि ट्रैवलर्स जो हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं. Figures 7.1 shows a plotting compass placed close to a bar magnet. On figure 7.1, mark the magnet poles on the bar magnet. अच्छा बच्चों, ये साउथ है, this is being attracted by a pole. तो कौन सा पोल यहाँ पर होगा जो कि इसको अट्रैक्ट करेगा? डेफिनेटली दिस विल बी अ नॉर्थ पोल. ठीक है, और एक मैग्नेट है, अगर उस पर एक साइड पर नॉर्थ पोल है तो दूसरी साइड पर देयर मस्ट बी अ साउथ पोल. ठीक है, तो आपके पास जनाब इसकी लेफ्ट साइड पर नॉर्थ पोल है और राइट साइड पर साउथ पोल है. देयर इज अ पीस ऑफ पेपर अंडरनीथ द मैग्नेट. डिस्क्राइब हाउ द कंपास नीडल इज यूज्ड टू प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पास फ्रॉम वन पोल टू अनदर एंड ऑफ द. अच्छा बच्चों, आप इसके लिए देखें कि आप एक बार मैग्नेट यूज कर सकते हो जहां जहां पर भी आपके पास कंपास नीडल की पॉइंटर पॉइंट करता जाएगा. फॉर एग्जांपल आप कंपास नीडल को यहां पर प्लेस करते हैं और कंपास नीडल इधर पॉइंट कर रही है तो आप क्या करते हैं?
आप इस डायरेक्शन में एक यहाँ पर एक डॉट लगा लेते हो और इसी कंपास नीडल को यहाँ से पिक करते हो और नेक्स्ट पोजीशन पर प्लेस करते हो जो कि प्रीवियस डॉट के साथ अलाइंड होती है. सो लेट्स अज्यूम कि आपने कंपास नीडल को यहाँ पर पॉइंट प्लेस किया, सॉरी यहाँ पर प्लेस किया और ये अब यहाँ पर पॉइंट कर रही थी, तो आप यहाँ पर डॉट लगा देंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट आप इसको इस नेक्स्ट डॉट के साथ अलाइन करते हैं, आप इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं और ये यहाँ पर पॉइंट कर रही थी, तो आप यहाँ पर डॉट लगा देंगे. तो इस तरह के डॉट बच्चों ट्रेस होते जाएंगे एंड अल्टीमेटली यू विल रीच अ पॉइंट जो कि आपको, अगर आप इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे, ऑल दीज डॉट्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ बार मैग्नेट. तो मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको इन वर्ड्स आपने खुद ही लिखने हैं कि अलाइन द कंपास नीडल विद द नॉर्थ पोल, प्लेस अ डॉट विद द नॉर्थ ऑफ कंपास नीडल पॉइंट्स. ठीक है, यहाँ पर आपने डॉट प्लेस कर लिया. ठीक है, पिक अप द कंपास नीडल एंड अलाइन इट विद द नेक्स्ट पोजीशन along with the dot, place a dot there. ठीक है, and you will draw these lines, draw these dots all the way up to south pole. ठीक है, join all the dots with the help of a smooth curve. This curve will represent the magnetic field line pointing from north towards the south pole. तो इसको in words आप खुद लिखेंगे. Describe how to use compass in figure 7.1 to determine the direction of magnetic field at point P. ठीक है, तो आप लिखेंगे कि आप मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइंड आउट करने के लिए कंपास नीडल को यहां पर प्लेस करें. ठीक है, और जिस साइड पर उसका नॉर्थ पोल पॉइंट आउट कर रहा होगा कंपास नीडल का, एट दैट पॉइंट दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट वेरी पॉइंट. ठीक है, तो आप लिखेंगे प्लेस कंपास एट, प्लेस a compass at P. ठीक है, the direction of magnetic field, direction of magnetic field, the direction of magnetic field is along the north of a compass needle. ठीक है, जिस साइड पर कंपास का नॉर्थ पॉइंट कर रहा होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इनफैक्ट दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. फिगर 7.2 shows the apparatus a student uses to produce alternating current. So he has a magnet. ठीक है, और वो इस सोलिनॉइड, इस कॉइल के अंदर उस मैग्नेट को बैक एंड फोर्थ मूव करेगा. यू हैव अ सेंटर 0 एमीटर. ठीक है, अब सेंटर 0 एमीटर का मतलब क्या है? लेट्स सपोज यू हैव एन एमीटर. ठीक है, और यहाँ पर इसका पॉइंटर है, यहाँ पर इसका 0 है. एक साइड पर सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और एक साइड पर सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं. जब इसके अंदर कोई करंट पास नहीं कर रहा तो ये पॉइंटर जो है वो 0 पर पॉइंट कर रहा है. अगर राइट साइड पर करंट फ्लो कर रहा है और एमीटर पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, तो जब लेफ्ट साइड पर, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सो एमीटर नेगेटिव रीडिंग शो करेगा. दिस इज कॉल्ड सेंटर 0 एमीटर. एक्सप्लेन व्हाई द करंट ड्यूस व्हेन द मैग्नेट मूव्स. ठीक है, तो बच्चों जब भी मैग्नेट मूव करता है देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ईएमएफ. तो आप लिखेंगे current is induced या current is produced due to the change in magnetic field lines with respect to time inside a coil. Describe the movement of magnet that produces an AC of frequency 0.5 hertz.
तो बच्चों ऐसा करंट जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होगी, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड? तो इसका टाइम पीरियड बच्चों आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 0.5. यहाँ से टाइम पीरियड आ रहा है 2 सेकेंड. याद रहे कि ये जो वर्किंग की है दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. आपने इसको वैसे लिख भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ स्पेस है, स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पर आप रफ में कर लें, या लिखना है तो लिख भी दें, बेशक पेंसिल से आप ये वर्किंग कर लें, बट डोंट राइट आउटसाइड द मार्जिन्स. डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट. तो आपने लिखना है मैग्नेट मूव बैक एंड फोर्थ ठीक है, एंड वन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 seconds. ठीक है, आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, इट्स टाइम पीरियड इज 2 seconds, right? Describe how center zero ammeter shows that is AC current rather than DC current. बच्चों सबसे पहली पहचान ये होगी कि ये फ्लक्चुएटिंग होगा. For half of the time current will be positive and for the rest half of the time current will be negative. तो आप लिखेंगे positive and negative readings are observed on positive and negative. इसको improve करने के लिए आप ये लिख सकते हैं consecutive positive and negative readings are observed on the एमीटर. सेंटर जीरो एमीटर है ना, कभी पॉजिटिव रीडिंग और कभी नेगेटिव रीडिंग. एक्सप्लेन व्हाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूसेस ऑल्सो इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड द साइज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस. तो बच्चों जब आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज. तो आप लिखेंगे द रेट ऑफ change of magnetic field will increase inside the coil, right? So we are on the next question and this is question number 8. ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, ये स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है. सो फिगर 8.1 पिक्चर ऑफ नेबुला फॉर्म बाय अ सुपरनोवा. ठीक है, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सुपरनोवा. ठीक है जी बच्चों, सुपरनोवा क्या होता है? सुपरनोवा एक एक्सप्लोजन होती है एक जाइंट स्टार में एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल. सो इट इज एन एक्सप्लोजन takes place at the end of the life cycle of a giant star. ठीक है, डिस्क्राइब हाउ प्रो स्टार फॉर्म्स इनसाइड अ नेबुला. ठीक है, नेबुला के अंदर प्रो स्टार. सो बेसिकली दिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्टार, बर्थ ऑफ स्टार. एक स्टार की बर्थ के टाइम क्या होता है कि डस्ट और गैसेस जो हैं वो ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होती हैं और उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो आपने लिखना है डस्ट एंड गैस cloud is formed. They are attracted due to large gravitational field strength. Large gravitational field resulting in the rise in temperature. ठीक है, बिकॉज जब ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे और कोलाइड होंगे, उसकी वजह से टेम्परेचर भी
राइज होगा, ठीक है। और आवर सन इज इन द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड अ ब्लैक होल, ठीक है। देयर इज अ ब्लैक होल, देयर इज अ लार्ज मैसिव मैस जिसके अराउंड सन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। स्टेट द नेम ऑफ द गैलेक्सी दैट कंटेन्स आवर सन। बच्चों, हम और हमारा सोलर सिस्टम और ये सन जो है, ये जिस गैलेक्सी में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे एक चॉकलेट का नाम है, इनफैक्ट गैलेक्सी भी एक चॉकलेट का नाम है। अगर आप वो सेलिब्रेशन का बॉक्स लेते हैं ना, रेड वाला, चॉकलेट्स वाला, ठीक है। मेरी अम्मा तो बहुत ज़्यादा वो बॉक्सेस मुझे देती हैं बिकॉज शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स माई सिस्टर इन यूके। तो उसमें डिफरेंट चॉकलेट्स होती हैं, गैलेक्सी, स्निकर, बाउंटी, और एंड पे जो चॉकलेट बच जाती है वो मिल्की वे होती है, ठीक है। आप भी मुझे चॉकलेट गिफ्ट किया करें। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय लाइट ईयर। वो जो लाइट ईयर तकता तो टाइम है, और इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 year. Light year is a distance traveled by light in 1 year. Right? The time taken for one complete orbit of our sun around the black hole is 7.3 into 10 raised power 15 seconds. ठीक है। सो बेसिकली जो भी एक ब्लैक होल है, लेट सपोज दिस इज अ ब्लैक होल, ठीक है, और ये जो है ये सन का ऑर्बिट है अराउंड दिस ब्लैक होल, ठीक है। और दिस इज द पोजीशन ऑफ सन। मैं आपको यहां से मार्क करके भी बता देता हूं, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन। हमारा सन स्टैटिक नहीं है, वो कह रहा है इट इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग दिस ब्लैक होल, ठीक है। और इसके एक सर्कल को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो है 7.3 into 10 is power 15 seconds. The distance from our sun to the black hole is 26,000 light years. इसका मतलब ये है जनाब कि अगर ब्लैक होल से लाइट चलती है और सन तक पहुंचती है, इट टेक्स अ टाइम ऑफ 26,000 light years, which is a large distance, right? So 1 year is equal to 3.2 into 10 is power 7 seconds. Speed of light is 3 into 10 is power 8 meters per second. Calculate the speed of our sun as it orbits. तो बच्चों, अगर आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, विच इज द टाइम पीरियड। तो मैंने इसको कैपिटल टी से लिखा है। तो जनाब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी रेडियस, विच इज 2πr डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो गिवन है, ठीक है। सो आप लिखेंगे 2πr। रेडियस कितना है? रेडियस एस कितने लाइट ईयर्स हैं? 26,000 लाइट ईयर्स, ठीक है। बिकॉज दिस टाइम इज इन ईयर्स, हमें कन्वर्ट करना है इस टाइम को इन सेकेंड्स, बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड्स। तो 26,000 ईयर्स में कितने सेकेंड्स होंगे? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से। 1 year इज इक्वल टू 3.2 into 10 is power 7 seconds। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 7 से, ठीक है। और ये तो आ गया टाइम इन सेकेंड्स, और इस टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? सो टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड करेंगे, सो दैट विल बी 3 into 10 raised to power 8, ठीक है। अब जरा इसको क्लियरली एक बार दोबारा देखें। दिस इज, यहां तक जहां तक मैंने शेड किया है, दिस इज टाइम, और अब पिंक कलर से शेड कर रहा हूं, दिस इज स्पीड। टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, और बिकॉज अभी आपने ये रेडियस फाइंड आउट किया है तो उसको सर्कमफेरेंस पे कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2π से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन से, विच इज 7.3 into 10 raised to power 15, ठीक है। काम थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ये करना तो पड़ेगा। अब आपने इस वैल्यू को अपने कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट कर देना है। यू विल राइट 2π मल्टीप्लाई बाय 26,000 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 7
multiply by 3 into 10 raised to power 8 divided by 7.3 multiply by 10 raised to power 15. ठीक है, और यहाँ से आपके पास स्पीड आ जाएगी विच इज 2.15 इंटू 10 रेस्ट पावर 1 2 3 4 5. ठीक है, ट्राई टू गिव ऑल योर आंसर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहाँ से ये बच्चों स्पीड आ रही है, द स्पीड जिस स्पीड से ये सन जो है ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दैट स्पीड इज 2.15 इंटू 10 रेस्ट पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, हाँ अब मैं आपको बताऊंगी ये वाला पार्ट. यस इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी कि पहले आपने लाइट ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट करके टोटल टाइम फाइंड करना था, उसको आपने डिस्टेंस से स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके रेडियस फाइंड आउट करना था, एंड देन यू हैड टू अप्लाई द फॉर्मूला 2 पाई आर विच इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. वहाँ से आपकी स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन आनी थी. दिस वॉज अ बिट लेंथी, लेकिन बाकी पेपर में एज सच कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9. अल्फा पार्टिकल्स आर समटाइम्स एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. अल्फा पार्टिकल्स भी एमिट होते हैं, अल्फा बीटा गैमा भी एमिट होते हैं. दिस एमिशन इज बोथ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस. डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन. तो बच्चों जो भी चीज़ स्पॉन्टेनियस होती है वो अदर कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई घर वाले मुझे पढ़ने का ना कहें, जब मैंने पढ़ना होगा मैं पढ़ लूँगा. अगर आप कहेंगे भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने तो तभी पढ़ना है जब मैंने पढ़ना है. मैं तो शाम को पढ़ूंगा, आप मुझे भी ना कहें, दोपहर को ना कहें. सो दैट इज़ योर स्पॉन्टेनियस बिहेवियर. इसको रेडियो एक्टिविटी पे कैसे अप्लाई करना है बच्चों? रेडियो एक्टिविटी के रेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस, देयर आर सम प्रोसीजर्स जिनके रेट को आप कंट्रोल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कैटलिस्ट डाल के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी जो है वो राइज इन टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाती है. कुछ रिएक्शन टेम्परेचर राइज करने से स्पीड अप हो जाते हैं, कुछ रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड अप हो जाते हैं. लेकिन ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये जो न्यूक्लियर डिके है, जो एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हो रही है, इसके रेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. सो स्पॉन्टेनियस एमिशन मीन्स दैट द रेट ऑफ radioactivity, the rate of radioactive decay, the rate of radioactive decay can not be affected by external factors या external conditions like टेम्परेचर. ठीक है, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. बच्चों अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस. इट इज अ हीलियम न्यूक्लियस. ठीक है, इट कंटेन्स टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स. इसके अंदर जनाब आपके पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं. ठीक है, सो याद रखना ये हीलियम एटम नहीं है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. इट्स जस्ट द सेंट्रल पार्ट, हीलियम न्यूक्लियस. राइट जी बच्चों, हैव अ लुक एट पार्ट सी. अल्फा पार्टिकल्स आर डिटेक्टेड यूजिंग अ ट्रैक्स shown in a cloud chamber or by a sparks produced in a spark counter. Describe the structure of either the cloud chamber or spark counter. Include a labeled drawing of the apparatus. तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक क्लाउड चैम्बर की तो डायग्राम नहीं बनाई. आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ स्पार्क काउंटर. जस्ट टू सेव योर टाइम मैंने डायग्राम पहले ही बना ली. अब होता क्या है बच्चों, जब भी आप एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसके बाद ही कुछ होगा. सो दिस इज अ रेडियो एक्टिव सोर्स. ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव सोर्स जो है ये इस साइड पर रेडियो एक्टिव एमिशन करेगा. अब जरा स्पार्क काउंटर का एक स्ट्रक्चर देखें. यू हैव अ वायर मैश. ये ऊपर जो है ये आपके पास एक वायर गॉज या वायर मैश है, और नीचे जो है आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रिप ऑफ मेटल है.
and you are applying a high voltage, at least this voltage is greater than 200 volts. ठीक है, बेसिकली इस वोल्टेज को इस तरह सेट करते हैं कि अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा वोल्टेज होगी तो नेचुरली एयर के अंदर आयोनाइजेशन से जो है स्पार्किंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसको स्पार्किंग वोल्टेज से थोड़ा सा कम रखा जाता है. एंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज मैश एंड द लोअर वायर इज 2 मिलीमीटर. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पार्क काउंटर. अब होता ये है कि जब भी रेडियो एक्टिव एमिशन होती है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, अल्फा पार्टिकल पहुंचेंगे यहाँ पर और अल्फा पार्टिकल विल कॉज रेडियो एक्टिव emission of alpha particle will cause ionization in the surrounding air. ठीक है, अगर यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस होता है तो कहाँ पर मूव करेगा? ऊपर की साइड पर. ठीक है, और अगर नेगेटिवली चार्ज आयन प्रोड्यूस होगा तो किस साइड पर मूव करेगा? नीचे वाली साइड पर. ठीक है, और जब भी मूवमेंट ऑफ आयन होगी, a clear spark will be observed and heard in your ears clearly and this is called spark counter. इसका मतलब ये है कि जब जब रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल की एमिशन हुई, यू विल विटनेस अ स्पार्क. ठीक है, सो यू मस्ट ड्रॉ दिस लेबल डायग्राम. ठीक है, और आपने लिखना है अ स्पार्क इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर when alpha particle is emitted. When alpha particle is emitted. ठीक है, okay. Describe how emission of alpha particles is shown as random in the apparatus you describe in C1. तो बच्चों वो कह रहे हैं कि ये सारा सिनेरियो, ये जो स्पार्क काउंटर का सारा सिनेरियो, ये कैसे बता सकते हैं कि जो एमिशन है वो रैंडम है? तो बच्चों इसका मतलब ये है कि कोई देयर इज नो फिक्स टाइम बिटवीन द स्पार्क्स. ठीक है, इसका मतलब है देयर इज नो फिक्स टाइम बिटवीन द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. कभी स्पार्क के दरमियान गैप ज़्यादा आ जाएगा, कभी कंसेक्टिव स्पार्क्स हो जाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव एमिशन इज कंप्लीटली अ रैंडम प्रोसेस. तो आप लिखेंगे दिस नो फिक्स्ड टाइम between the sparks and hence emission of alpha particles. Emission of alpha particles. Have a look at this last part. खत्म होने वाला पेपर है यार, बस 2 मिनट और. ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया. ये देखिए मैंने नई घड़ी. ओके, आप कमेंट्स में इसका ब्रांड गैस करें. बहुत महंगी घड़ी, बहुत महंगी. आप भी ये घड़ी ले सकते हैं. उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? पैसे खर्चने पड़ेंगे, शॉप पे जाके ले लें. ओके, रेडियो एक्टिव सोर्स produces 120 tracks in 1 minute in a spark chamber, in a cloud chamber. 6 hours later, the same source produces 15 tracks in 1 minute. Without the source present, no track are produced. इसका मतलब है बैकग्राउंड रेडिएशंस नहीं है. ठीक है, स्पेशली कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इन द सोर्स. तो बच्चों इनिशियल काउंट रेट जो है वो कितना है? इनिशियल काउंट रेट इज 120. ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली हाफ, 60 हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? 60 का हाफ, और उससे बाद 30 का हाफ. राइट, सो बेसिकली आपके पास ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकेंड हाफ लाइफ है, और ये थर्ड हाफ लाइफ है. इसका मतलब ये है बच्चों कि आपके पास इन अ टाइम ऑफ 6 आवर्स देर आर हाउ मेनी हाफ लाइफ्स? देर आर 3 हाफ लाइफ्स. तो इसका मतलब है फर्स्ट हाफ लाइफ का जो टाइम है वो है 2 आवर्स, नेक्स्ट हाफ लाइफ का भी टाइम है 2 आवर्स, और नेक्स्ट हाफ लाइफ का भी आवर. तो इसका आंसर है बच्चों 2 आवर्स. अगर चाहें तो आप इसको इक्वेशन से भी कर सकते हैं, और इक्वेशन ये है कि काउंट रेट इज इक्वल टू इनिशियल काउंट रेट
initial count rate divided by 2 raised to power n, where n is the total number of half lives. ठीक है, so count rate is reduced to 15, whereas the initial count rate is 120 divided by 2 raised to power n. From here 2 raised to power n is equal to 120 divided by 15, right? From your calculators 2 raised to power n is 120 divided by 15 and this value is 8. सो 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3. ठीक है, अब आपने क्या किया है, बेसिकली आपने बेस सेम कर लिया और याद रखना हमेशा इस बेस को 2 कर देना है. और अब आप पावर्स को कंपेयर कर लें. व्हेन यू विल कंपेयर द पावर्स n इज कमिंग आउट टू बी 3. ठीक है, n इज 3. इसका मतलब ये है बच्चों कि 6 आवर्स के अंदर द टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आर 3. तो 1 हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा, 2 hours, which is your final answer. ठीक है बच्चों, याद रखना एक पेपर हमने सॉल्व किया है. ठीक है, एक पेपर से आपकी बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है, आपको सिर्फ ये आइडिया होता है कि पेपर्स किस टाइप के. Here on Slate I have started a series of possible, उनको मैं कॉन्स्टेंटली पोस्ट करता रहूँगा. आप ट्राई कीजिए कि जो भी पेपर मैं अपलोड करूँ पहले आप उसको खुद सॉल्व करें, जो मिस्टेक्स हुई हैं सबसे पहले बुक से समझने की कोशिश करें एंड देन कम टू द वीडियोज ऑफ स्लेट. ठीक है, एंड फॉर द बेटर प्रेपरेशन डू ज्वाइन द फिजिकल और ऑनलाइन सेशन एट स्लेट. वी आर देयर टू हेल्प यू आउट एट एनी टाइम एट एनी कॉस्ट. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वर्क हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.